आपके 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में ये 4 शुभ ग्रह होते हैं, सब के सब शामिल हैं। और ये इतना बड़ा राजयोग है जो व्यक्ति को न केवल जीवन में समृद्धि देता है, उसको हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। व्यक्ति कभी किसी दिक्कत परेशानी में फंस भी जाए तो बाहर निकल आता है। ये उसकी रक्षा करता है, आप एक तरीके से समझिए। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है क्योंकि तीनों शुभ ग्रह उसका साथ देते हैं जन्म पत्री में। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। किसी भी जन्म कुंडली में राजयोगों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतया 2 तरीकों से होता है। एक तो भाव स्वामियों के द्वारा होता है और एक ग्रहों के द्वारा होता है। भाव स्वामियों के द्वारा बनने वाले राजयोगों को हम केंद्र और त्रिकोण के राजयोगों के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं पहले की अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो दूसरे तरीके के राजयोग होते हैं वो बनते हैं ग्रहों के द्वारा, और इनमें हम कोई भी स्वामित्व नहीं देखते हैं, लॉर्डशिप नहीं देखते हैं, सिर्फ ग्रह को देखते हैं। इनमें भी मैं आपको बताती हूँ कि जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं ये मुख्य ग्रह होते हैं। इनसे बनने वाले राजयोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ज्योतिष में सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्रमा हमारी माँ का कारक है। जिस तरीके से हमारे जीवन में हमारे माता पिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरीके से वैदिक ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा का भी एक बिल्कुल अलग स्थान है। जब आप जन्म कुंडली को देखते हैं तो लग्नेश के बाद दूसरे नंबर पे सूर्य और चंद्रमा पे ही ध्यान दिया जाता है। ये दोनों राजसिक ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं, तो इनसे बनने वाले जो राजयोग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और पूरे जीवन में प्रभावी रहते हैं। आप देखते हैं कई बार कई जन्म पत्रियां ऐसी होती हैं जिनमें केंद्र और त्रिकोण का कोई भी राजयोग नहीं होता है, फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करता है। उसका कारण यही होता है कि उस व्यक्ति के जो सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले राजयोग हैं वो काफी बली होते हैं, जन्म पत्री में बहुत राजयोग बने होते हैं, साथ ही नवांश कुंडली में भी अच्छे राजयोग बन जाते हैं। तो वहां पे स्पष्ट रूप से आपको केंद्र त्रिकोण के राजयोग नहीं दिखते हैं, तो ये राजयोग वहां पे इफेक्टिव हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों पे चर्चा करेंगे। मैंने इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा के द्वारा 7 शुभ योग बनते हैं, 2 अशुभ योग बनते हैं। और जो 7 शुभ योग बनते हैं उनमें से 4 शुभ योगों को मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और चंद्रमा क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस पे भी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अभी हम उस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चंद्रमा से बनने वाले बाकी राजयोगों को जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चंद्रमा के द्वारा बनने वाले जो 4 शुभ योग मैंने पहले वीडियो में बताए थे वो थे सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धुरा योग और चंद्रमंगल योग। चंद्रमा के द्वारा बनने वाला जो अगला राजयोग है वो है अधि योग। अधि योग जो है एक बहुत पावरफुल राजयोग है, और जब कभी भी जन्मपत्री में चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें भाव में तीनों शुभ ग्रह आ जाते हैं, यानी कि बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों को हमने लेना है, ये आ जाते हैं तो अधि योग का निर्माण हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं है एक ही भाव में हो, छठे में, 8वें में, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, या 2 ग्रह एक साथ हो। कहने का मतलब है चंद्रमा से इस पोर्शन में अगर तीनों ग्रह आ जाते हैं, छठे, 7वें, 8वें के, तो अधियोग का निर्माण हो जाता है। अब चंद्रमा की जगह भी चेंज हो सकती है, चंद्रमा कोई भी भाव में हो सकता है। आपका चंद्रमा अष्टम में भी हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा है तो यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इस भाव में, 7वें में, 8वें में चंद्रमा से आपने पोजीशन गिननी है। अगर तीनों शुभ ग्रह आ जा रहे हैं तो अधियोग का यानी कि चंद्राधि योग का निर्माण हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल राजयोग है क्योंकि इसमें सारे शुभ ग्रह शामिल हैं। आपके 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में ये 4 शुभ ग्रह होते हैं, सब के सब शामिल हैं। और ये इतना बड़ा राजयोग है जो व्यक्ति को न केवल जीवन में समृद्धि देता है, उसको हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। व्यक्ति कभी किसी दिक्कत परेशानी में फंस भी जाए तो बाहर निकल आता है। ये उसकी रक्षा करता है, आप एक तरीके से समझिए। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है क्योंकि तीनों शुभ ग्रह उसका साथ देते हैं जन्म पत्री में।
तो चंद्रमा के द्वारा बनने वाला ये एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग है। अब चंद्रमा के द्वारा बनने वाला जो अगला राजयोग है वो है गज केसरी राजयोग। ये देखिए गज केसरी। गज केसरी का निर्माण तब होता है जब जन्मपत्री में चंद्रमा से केंद्र भावों यानी कि 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव हमेशा 1, 4, 7 और 10 होते हैं। तो चंद्रमा जहां पे है 1 यानी कि यहाँ पे, चौथा यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 10वां यहाँ पे, इन जगह पे अगर गुरु आ जाते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है। किसी भी एक भाव में हो, चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से चौथे में हो, चंद्रमा से 7वें में, चंद्रमा से 10वें में, तो गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। और ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल राजयोग है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन लोगों का हमेशा रहता है कि भाई मेरी जन्मपत्री में गज केसरी योग बना था लेकिन उसने मुझे फल नहीं दिए। इसके पीछे एक कारण होता है कि जो इस योग को बनाने वाले ग्रह हैं वो अगर कमजोर पड़ रहे हैं, गुरु नीच का हो रहा है, चंद्रमा नीच का हो रहा है और उनका नीच भंग भी नहीं होता है, नवांश में भी वो जाके कमजोर हो जा रहे हैं, तो फिर वो गज केसरी किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर मान लिया जाए ये स्ट्रांगली बन भी रहा है और आपको दशा आनी बहुत जरूरी है, अगर आपको चंद्रमा की या गुरु की दशा मिलती है और ये स्ट्रांगली बन रहा है जन्मपत्री में, तो इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही समृद्धिदायक योग है, बहुत अच्छे फल ये देता है। इसके बाद जो अगला राजयोग चंद्रमा के द्वारा बनता है वो है अम्ला राजयोग। अम्ला राजयोग एक बहुत अच्छा राजयोग है। ये देखिए, जब कभी भी जन्मपत्री में चंद्रमा से दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह आ जाए, बुध आ जाए या शुक्र आ जाए या गुरु आ जाए, तो वहां पे अम्ला योग का निर्माण हो जाता है। कोई भी एक ग्रह आ जाए, और ये भी एक बहुत पावरफुल राजयोग है क्योंकि चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति बेस्ट मानी गई है, बहुत बढ़िया फल मिलते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर चंद्रमा से दशम में गुरु होगा तो क्या होगा, वहां पे गज केसरी भी बनेगा, अम्ला योग भी बनेगा, तो ये डबल हमें योग मिल जाएगा और चंद्रमा को बहुत ज्यादा इससे पावर मिलती है। अब इसके फल जानते हैं। ये एक प्रसिद्धिदायक योग है, ये एक यश प्रदान करने वाला योग है। इसके द्वारा व्यक्ति को चाहे कहीं भी हो, उसको अपने कार्य क्षेत्र में या सामाजिक रूप से कभी ना कभी जीवन में यश की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में उसको दिखाता है। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह आएगा और चंद्रमा से 10वें में आएगा तो वो व्यक्ति के कर्मों में भी सुधार लाएगा। यहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूं, चंद्रमा कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है छठे भाव में, तो यहाँ से दशम भाव में होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आ जाए कोई भी शुभ ग्रह, तो अम्ला योग का निर्माण वहां पे हो जाएगा। अब मैंने आपको चंद्रमा के द्वारा बनने वाले 7 शुभ योग बताए। अब चंद्रमा अगर जन्मपत्री में अकेला पड़ जाता है तो अशुभ योगों का निर्माण कर देता है। कैसे बनता है? जो चंद्रमा से बनने वाला पहला अशुभ योग है वो है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से ये दोनों ओर दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो, तो चंद्रमा बेचारा बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। मन है अकेला पड़ जाएगा, अकेला पड़ेगा तो अवसाद से ग्रस्त होगा, वही केमद्रुम है। केमद्रुम का फल मेनली यही होता है, आदमी जीवन में अकेलापन महसूस करता है। एक चीज और होती है, अगर आपका दशम भाव गड़बड़ हो रहा है और दशा आ रही है खराब, तो वहां पे ये केमद्रुम योग आग में घी का काम करता है। ऐसे में आदमी को और ज्यादा नुकसान करियर में हो जाता है। वैसे इसके जो खास रिजल्ट हैं वो आदमी के मन पे पड़ते हैं। केमद्रुम योग व्यक्ति को अकेलेपन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा से आप देख रहे हैं अगर इस भाव में कोई ग्रह आ गया दूसरे में नहीं है, तो केमद्रुम भंग हो जाएगा, दोनों खाली होने चाहिए। अब चंद्रमा से अगर राहु आया या केतु आ गया तो भी केमद्रुम माना जाएगा, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, वो पूर्ण रूप से ग्रह तकनीकी रूप से नहीं माने जाते हैं। तो ये तो केमद्रुम योग है। अब चंद्रमा के द्वारा बनने वाला जो अगला अशुभ योग है वो है शकट योग। शकट योग एक बहुत खराब योग है। अगर जन्मपत्री में इसको अच्छे योग ना हो तो शकट योग आदमी को बहुत परेशान करता है।
इस योग का निर्माण कैसे होता है? जब कभी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि गुरु, ये 2 ग्रहों से बनता है, इसको मैं चंद्रमा और गुरु से बनता है। जब चंद्रमा से गुरु छठे भाव में आ जाए, जब चंद्रमा से गुरु 8वें भाव में आ जाए, किसी एक में भी हो, छठे में हो, 8वें में हो या 12वें भाव में हो, तो कुंडली में शकट योग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा शुभ ग्रह है गुरु, और वो चंद्रमा से जो है इतने बेकार भावों में चले गया तो क्या रिजल्ट देगा? चंद्रमा को ताकत कहाँ से मिलेगी? तो ये भी एक बिल्कुल खराब योग है। शकट का मतलब है बैलगाड़ी की तरह जीवन का चलना, जीवन में उन्नति का बहुत धीरे-धीरे होना। अगर आप देखते हैं जन्म पत्री कमजोर पड़ रही है, लग्न लग्नेश कमजोर हैं, तो ये शकट योग ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो ये जो 2 खराब योग हैं, इनके लिए आप थोड़ा-सा कुंडली को भी देख लीजिए कि कुंडली कितनी प्रभावी है आपके साथ में, तब इनके फल पूरी तरीके से पता लगते हैं। और इनके फल यही होते हैं केमद्रुम के और शकट के कि जीवन में उतना राइज़ नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अगर कुंडली बली है, मजबूत है, तो कई बार व्यक्ति इन योगों से बाहर भी आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग-अलग होती है, तो वो देख कर के ही पता लगता है। अभी आपने चंद्रमा के द्वारा बनने वाले शुभ और अशुभ योगों को जाना। इनको आप अपनी जन्म पत्री में लगा करके अवश्य देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।